आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इंजीनियरिंग और डिजाइन इंडस्ट्री के दो बहुत ही पावरफुल टूल्स का विश्लेषण करने वाले हैं। ऑटोकैड और ऑटोडेस्क सिविल 3D। बिल्कुल। और हमारे इस एनालिसिस का बेस है एक बहुत ही डिटेल्ड गाइड जिसका नाम है ऑटोकैड एंड सिविल 3D अ कंपैरेटिव टेक्निकल गाइड। और ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग रोज इन टूल्स पर काम करते हैं उन्हें पता है कि ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स एक ही ऑटोकैड इंजन पर चलते हैं। हाँ, फाउंडेशन बिल्कुल सेम है। राइट। लेकिन हमारा मिशन आज ये समझना है कि सेम फाउंडेशन होने के बावजूद जब रियल वर्ल्ड के बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इनका बिहेवियर इतना अलग क्यों हो जाता है। ये समझना असल में क्रिटिकल है ना। मतलब मुझे ये सोचकर ही बहुत हैरानी होती है कि डिजिटल डिजाइन की दुनिया में अगर कोई डिजाइनर गलत सॉफ्टवेयर चुन ले या वर्कफ्लो का गलत डिसीजन ले ले तो कैसे एक $multi-million प्रोजेक्ट की पूरी टाइमलाइन क्रैश हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो आज के टाइम में डिजाइन सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ डिजिटल ड्राफ्टिंग नहीं रह गया। वो दिन गए जब सिर्फ लाइनें खींची जाती थीं। सही कहा। ये टूल्स अब पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का ब्रेन बन चुके हैं। हम सिर्फ लाइंस और कर्व्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे तौर पे डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा का फ्लो जो प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेके कंस्ट्रक्शन तक चलता है। एग्जैक्टली। इनिशियल कॉन्सेप्ट से लेके फाइनल साइट वर्क तक सारा डेटा फ्लो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैनेज होता है। इसलिए इन दोनों के कोर टेक्निकल लॉजिक को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए सीधे ऑटोकैड से ही शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी कि ऑटोकैड तो हमेशा से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रहा है ना। हाँ बिल्कुल, सबसे पुराना और भरोसेमंद। और सोर्स गाइड भी इसे एक जनरल पर्पस कैड सॉफ्टवेयर की तरह डिफाइन करती है। मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बंधा हुआ नहीं है। चाहे आर्किटेक्चर हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल डिजाइन हो, लेकिन टेक्निकल लेवल पर इसकी ये जो वर्सेटिलिटी है ये असल में काम कैसे करती है। देखिए, इसकी वर्सेटैलिटी का जो असली सीक्रेट है वो इसके ज्योमेट्री बेस्ड अप्रोच में है। ऑटोकैड बेसिकली वेक्टर्स पर काम करता है। वेक्टर्स यानी जब ऑटोकैड में कुछ ड्रॉ किया जाता है तो सॉफ्टवेयर उसे सिर्फ एक्स, वाई और जी कोऑर्डिनेट्स के एक सेट की तरह ही देखता है। ओके। ये बहुत ही सटीक 2D ड्राफ्टिंग, बेसिक 3D सर्फेसिंग और बहुत बेहतरीन एनोटेशन टूल्स प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक होने से मतलब सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि डिजाइनर क्या बना रहा है। बिल्कुल, मतलब ऑटोकैड को कोई आइडिया नहीं है कि स्क्रीन पर जो लाइन खींची जा रही है वो किसी बिल्डिंग की ईंटों वाली दीवार है, किसी कार के इंजन का गियर है या फिर किसी सर्किट बोर्ड का कोई वायर है। उसके लिए वो बस एक लाइन है, 2 पॉइंट्स के बीच का एक वेक्टर। सही पकड़ा, बस एक ज्योमेट्रिक लाइन। तो अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं तो ऑटोकैड काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है। हाँ। बस टेक्स्ट की जगह यहाँ वेक्टर्स हैं। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना। क्योंकि अगर वर्ड में कोई रिपोर्ट बनानी हो तो हेडिंग का फॉन्ट खुद बड़ा करना पड़ता है, स्पेसिंग खुद सेट करनी पड़ती है। सब कुछ मैनुअल। और अगर इंडेक्स बनाना है तो पेज नंबर्स भी मैनुअली टाइप करने होते हैं। पूरी आज़ादी तो है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हर चीज खुद करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। जो चाहे वो डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन उस डिजाइन के अंदर कोई इनहेरेंट इंटेलिजेंस या मेटा डेटा नहीं होता, सिवाय उस लेयर के जिस पर उसे ड्रॉ किया गया है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और एक लेवल के बाद यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी बन जाती है। और लिमिटेशन इसलिए क्योंकि जब बात सिविल इंजीनियरिंग के बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की आती है तो सिर्फ वेक्टर्स से काम नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। और यहीं पर सिविल 3D पिक्चर में आता है। सोर्स के मुताबिक सिविल 3D उसी ऑटोकैड वाले प्लेटफॉर्म पर ही बना है, लेकिन इसका डीएनए बिल्कुल अलग है। एकदम अलग है। तो अगर ऑटोकैड हमारा MS वर्ड है तो क्या सिविल 3D को एक सीक्वल रिलेशनल डेटाबेस माना जा सकता है जिसका सिर्फ एक विजुअल इंटरफेस हमें स्क्रीन पर दिखता है? ये बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। सीक्वल डेटाबेस वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। सिविल 3D को स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल डिजाइन के लिए ही आर्किटेक्ट किया गया है। यानी ये जनरल ड्राफ्टिंग से काफी आगे की चीज है। हाँ, ये ऑटोकैड के वेक्टर्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेयर ऐड कर देता है। यहाँ खींची गई एक लाइन सिर्फ लाइन नहीं होती, वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है जिसके पीछे एक पूरा डेटाबेस जुड़ा होता है। तो इसका इस्तेमाल किन प्रोजेक्ट्स में होता है? गाइड में इसके कई स्पेसिफिक यूज केसेस बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई 50 किलोमीटर लंबी हाईवे का डिजाइन है या कोई बड़ा लैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, या फिर
कॉम्प्लेक्स टेरेन मॉडलिंग और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क्स। बिल्कुल, ये ऐसे काम हैं जिन्हें प्योर ऑटोकैड में करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई डिजाइनर चाहे तो ऑटोकैड में भी तो एक सड़क या हाईवे का प्लान ड्रॉ कर ही सकता है। लाइन और कर्व्स तो वहां भी मौजूद है। हाँ, ड्रॉ तो किया ही जा सकता है। फिर लोग सिविल 3D पर शिफ्ट क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है या अंडर द हुड सच में कुछ ऐसा है जो ऑटोकैड हैंडल नहीं कर सकता? मार्केटिंग गिमिक बिल्कुल नहीं है। ऑटोकैड में एक सड़क का टॉप व्यू जरूर ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक 2D रिप्रेजेंटेशन होगा, एक फ्लैट ड्राइंग। ओके। जब किसी रियल वर्ल्ड हाईवे की बात होती है तो वहां की असली जमीन का 3D डेटा चाहिए होता है, टोपोग्राफी चाहिए होती है। आजकल सर्वेयर्स ड्रोन्स और लीडार स्कैनर्स का यूज करते हैं। हाँ, जो करोड़ों पॉइंट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसे पॉइंट क्लाउड कहते हैं। बिल्कुल, वो करोड़ों डेटा पॉइंट्स जनरेट करते हैं। अगर उन करोड़ों डेटा पॉइंट्स को प्योर ऑटोकैड में इंपोर्ट करने की कोशिश की जाए तो सॉफ्टवेयर का इंजन उस लोड को सह नहीं पाएगा। वो शायद वहीं क्रैश हो जाएगा। वो डेफिनेटली क्रैश हो जाएगा। सिविल 3D का जो इंजन है वो इस मैसिव पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। वो उस डेटा को एक डायनामिक 3D सरफेस में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो मतलब जो असली गेम चेंजर है वो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का कोर डिजाइन अप्रोच ही है, जिसे सॉर्स गाइड स्टैटिक ड्राइंग्स वर्सेस डायनामिक मॉडल्स कहती है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और क्रिटिकल फर्क है। मुझे लगता है हमारे आज के इस एनालिसिस का सबसे हेवी सेक्शन है, तो इसे थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑटोकैड जो स्टैटिक है उसका असल वर्कफ्लो कैसा होता है? श्योर। स्टैटिक का सीधा सा मतलब है कि डिजाइन के अलग अलग एलिमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड नहीं हैं। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। मान लीजिए ऑटोकैड में एक कॉमर्शियल बिल्डिंग का फ्लोर प्लान बनाया गया, उसके साथ ही उसका एलिवेशन और सेक्शन व्यू भी ड्रॉ कर लिया गया। ओके, तीनों ड्राइंग्स रेडी हैं। अब अगर क्लाइंट आकर कहता है कि बिल्डिंग की जो बाहरी दीवार है उसे 5 मीटर आगे शिफ्ट कर दो। उफ, क्लाइंट्स की चेंजेस। हाँ, तो ऑटोकैड में क्या होगा? फ्लोर प्लान में उस दीवार को शिफ्ट करने के बाद डिजाइनर को मैन्युअली एलिवेशन फाइल खोलनी पड़ेगी और वहां की लाइनें खिसकानी पड़ेंगी। और फिर सेक्शन फाइल में जाकर भी वही मैनुअल चेंजेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल, हर जगह लाइनें खींचनी पड़ेंगी। और ये हम सब जानते हैं कि डेडलाइन से ठीक पहले रात के 2 बजे जब ऐसे बड़े चेंजेस आते हैं तो ऑटोकैड में हर एक शीट को मैनुअली अपडेट करना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। रातों की नींद उड़ जाती है। अगर 50 शीट्स हैं तो मतलब वीकेंड पूरा बर्बाद। और सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अगर एक भी शीट में अपडेट करना मिस हो गया तो कंस्ट्रक्शन साइट पर सीधे सीधे क्लैश होगा, मटेरियल वेस्ट होगा और प्रोजेक्ट डिले होगा। तो इसी ह्यूमन एरर और इतने सारे मैनुअल काम को खत्म करने के लिए सिविल 3D वो डायनामिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज करता है। एकदम सही। सिविल 3D में इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। गाइड 3 बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स का जिक्र करती है: अलाइनमेंट्स, प्रोफाइल्स और कॉरिडोर्स। ये टर्म्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सिविल 3D के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर इन्हें थोड़ा विजुअलाइज करना हो तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ये अलाइनमेंट्स, प्रोफाइल्स और कॉरिडोर्स असल में दिखते कैसे हैं? कोई आसान सा तरीका है इन्हें समझने का? चलिए इसे ह्यूमन एनाटॉमी यानी एक कंकाल के स्ट्रक्चर से समझते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। जो अलाइनमेंट है उसे आप सड़क की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। स्पाइन, ये 2D में सड़क की सेंटर लाइन होती है जो बस ये तय करती है कि सड़क लेफ्ट मुड़ेगी या राइट मुड़ेगी। ठीक है, अलाइनमेंट हो गई सेंटर लाइन या स्पाइन। और प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल उस रीढ़ की हड्डी का एलिवेशन है, मतलब सड़क जमीन के हिसाब से कहां ऊपर उठेगी और कहां नीचे जाएगी। जैसे रोलर कोस्टर के उतार चढ़ाव होते हैं। बिल्कुल वही। और फिर आता है कॉरिडोर। कॉरिडोर उस कंकाल के ऊपर चढ़ा हुआ 3D मास है, मतलब सड़क की पूरी बॉडी। हाँ, यानी सड़क की असली मोटाई, उसकी डामर की लेयर, साइड की जो नालियां होती हैं और ढलान, ये सब कॉरिडोर है। तो इसका मतलब अगर कोई डिजाइनर सिविल 3D में उस अलाइनमेंट को यानी सड़क की रीढ़ की हड्डी को माउस से ड्रैग करके 10 मीटर खिसका देता है तो क्या होता है? जादू होता है, क्योंकि ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। जैसे ही अलाइनमेंट को खिसकाया जाता है, सॉफ्टवेयर तुरंत प्रोफाइल को रिकैलकुलेट करता है। वाओ! और फिर उस नए प्रोफाइल के हिसाब से पूरा 3D कॉरिडोर, सड़क का स्लोप और नालियों का डिजाइन अपने आप अपडेट हो जाता है। मतलब एक भी नई लाइन मैनुअली नहीं खींचनी पड़ती। एक भी नहीं, सब कुछ बैकग्राउंड में खुद ऑटो अपडेट हो जाता है। ये तो एफिशिएंसी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। पर एक मिनट, यहाँ मुझे एक डाउट आ रहा है। क्या? अगर सिविल 3D में सब कुछ इतना हैवी है, करोड़ों पॉइंट्स का सरफेस, ऑटो अपडेट होने वाले 3D कॉरिडोर्स,
तो क्या इसकी फाइल का साइज इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि उसे किसी सर्वर पर सेव करना या किसी टीम के साथ शेयर करना इम्पॉसिबल हो जाए? ये बहुत ही प्रैक्टिकल डाउट है। क्योंकि ऑटोकैड की फाइल्स तो केबी या कुछ एमबी में होती हैं, वो बहुत लाइट वेट होती हैं। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और सच्चाई ये है कि अगर सारा डेटा एक ही फाइल में रखा जाए तो सिविल 3D भी हैंग हो जाएगा। तो फिर बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कैसे होता है? इसीलिए सिविल 3D में एक बहुत ही एडवांस्ड फीचर होता है जिसे डेटा शॉर्टकट्स या डीरेफ कहते हैं। डीरेफ? हाँ, डेटा रेफरेंस। इसमें टीम्स क्या करती हैं कि सरफेस की फाइल को अलग सर्वर पर रखती हैं, अलाइनमेंट की फाइल अलग होती है और पाइप नेटवर्क की अलग। अच्छा, डेटा को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, और ये सारी फाइल्स एक दूसरे को रेफरेंस करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग में एपीआई काम करती है। तो इसका मतलब क्लाउड कोलैबोरेशन बहुत स्मूथ हो जाता होगा। मतलब एक इंजीनियर सरफेस पर काम कर रहा है और दूसरा उसी वक्त उसी सरफेस का रेफरेंस लेकर ड्रेनेज डिजाइन कर रहा है। एग्जैक्टली। कोई किसी की फाइल को ओवरराइड नहीं कर रहा। ये टीम्स को एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर रियल टाइम में काम करने की पावर देता है। लेकिन ऑटोकैड में भी तो एक्सरेफ होता है ना, एक्सटर्नल रेफरेंस। होता है, लेकिन ऑटोकैड का एक्सरेफ सिर्फ एक विजुअल बैकग्राउंड की तरह काम करता है। वो आपको दूसरी फाइल दिखा देगा। लेकिन सिविल 3D का जो डेटा शॉर्टकट है वो एक्चुअल जियोमेट्रिक डेटा पास करता है जिसे सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है। ये सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। श्योर। सिविल 3D हर चीज को ऑटोमेट कर रहा है, तो क्या ये ऑटोमेशन डिजाइनर्स को आलसी नहीं बना रहा? मेरा मतलब है, अगर सॉफ्टवेयर खुद ही सब कैलकुलेट कर रहा है, तो अगर पीछे का कोई बेसिक पैरामीटर गलत फीड हो गया तो क्या हम उस पुराने गार्बेज इन गार्बेज आउट वाले रिस्क पर नहीं है? ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है और मैं कहूंगा कि इसका उल्टा सच है। कैसे? सच तो यह है कि सिविल 3D डिजाइनर्स को आलसी नहीं बनाता, बल्कि उनसे और भी हायर लेवल की इंजीनियरिंग जजमेंट की डिमांड करता है। ऑटोकैड में आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, टूल्स चलाना आना चाहिए। हाँ, लेकिन सिविल 3D में सिविल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। क्योंकि अगर डिजाइन स्पीड या स्लोप का एक क्राइटेरिया भी गलत डाल दिया गया तो वो 50 किलोमीटर का पूरा हाईवे गलत पैरामीटर्स पर ऑटो अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल। ऑटोमेशन गलतियों को भी उसी स्पीड से मल्टीप्लाई करता है जिस स्पीड से वो काम करता है। तो डिजाइनर को पता होना चाहिए कि डेटा कर क्या रहा है। ये तो एक बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी पर्सपेक्टिव है। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन की। हमें ये तो समझ आ गया कि दोनों अंडर द हुड कैसे काम करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में किस सॉफ्टवेयर को कब डिप्लॉय करना है, ये फैसला कैसे होता है? अगर टूल्स के लेवल पे देखें तो ऑटोकैड लेयर मैनेजमेंट, डायमेंशनिंग और मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन के लिए बेस्ट है। मतलब वो प्रोजेक्ट्स जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, जैसे कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, किसी मशीन का इंजन हो या फिर किसी बिल्डिंग का इंडोर इलेक्ट्रिकल लेआउट हो। तो जिन चीजों को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्ट होना है, वहां ऑटोकैड राज करता है। सही कहा, वहां ऑटोकैड से बेहतर कुछ नहीं है। और सिविल 3D का डोमेन वो हर चीज है जो सीधे सीधे बाहरी जमीन या अर्थ से टच होती है। बिल्कुल। सिविल 3D के जो स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं जैसे सरफेस ग्रेडिंग, अर्थवर्क कैलकुलेशन और पाइप नेटवर्क्स, ये सब आउटडोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही हैं। आपने अर्थवर्क कैलकुलेशन का नाम लिया। किसी भी प्रोजेक्ट में ये जो कट और फिल का कैलकुलेशन होता है, ये तो बहुत क्रिटिकल होता होगा। बहुत ज्यादा। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जमीन को समतल करने के लिए जो मिट्टी खोदी जाती है जिसे कट कहते हैं, और जो मिट्टी भरी जाती है यानी फिल, हाँ, उसकी कॉस्ट करोड़ों डॉलर्स में होती है। कॉन्ट्रैक्टर्स इसी बेस पर बिड करते हैं। राइट। और अगर इसे ऑटोकैड में कैलकुलेट करना हो तो इंजीनियर को मैन्युअली ग्रिड बनाकर एवरेज एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम लेता है और उसमें एरर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। जबकि सिविल 3D में, क्योंकि मौजूदा जमीन का 3D सरफेस पहले से होता है और नए डिजाइन का 3D सरफेस भी होता है, तो सॉफ्टवेयर दोनों सरफेस को बस सुपर इम्पोज करता है और एग्जैक्ट क्यूबिक मीटर्स में कट और फिल का वॉल्यूम कुछ ही सेकंड्स में जनरेट कर देता है। और ये एक्यूरेसी सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स के लाखों डॉलर्स बचा सकती है। बिल्कुल, और बिडिंग प्रोसेस को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बना देती है। कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। एक कॉस्ट सेविंग वाला एंगल बहुत ही प्रैग्मेटिक है। मतलब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की चॉइस सीधे तौर पर प्रोजेक्ट के बजट और प्रॉफिट मार्जिन को डिक्टेट कर रही है। कर ही रही है। एक और चीज जो दिमाग में आ रही है वो है इन दोनों टूल्स का इंटरसेक्शन।
ऐसा तो नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ ऑटोकैड यूज होगा या सिर्फ सिविल 3D? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े प्रोजेक्ट्स में दोनों का एक पूरा इकोसिस्टम एक साथ काम करता है। कोई एग्जाम्पल? मान लीजिए एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। ओके। अब जो टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन है, उसके अंदर का फ्लोर प्लान, लाइट की फिटिंग्स, HVAC सिस्टम, ये सब ऑटोकैड या रेविट जैसे टूल्स में डिजाइन होगा। क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, लेकिन वो टर्मिनल बिल्डिंग जिस रनवे से कनेक्ट होगी, टर्मिनल के बाहर का जो बड़ा सा पार्किंग लॉट होगा, और बारिश का पानी कैसे ड्रेन होके बाहर जाएगा? एग्जैक्टली वो पूरा एक्सटीरियर साइड डेवलपमेंट सिविल 3D में होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिविल 3D वो कैनवस तैयार करता है जिस पर ऑटोकैड या बाकी आर्किटेक्चरल टूल्स अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं। बहुत खूब कहा आपने। कैनवस वाली बात बिल्कुल सही है। ये डिसीजन पूरी तरह से प्रोजेक्ट के स्कोप और वर्क फ्लो की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। सही टूल चुनना ही तो इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ एक 2D फ्लोर प्लान बनाने के लिए सिविल 3D खोल रहा है, तो वो एक मक्खी मारने के लिए तोप चलाने जैसा है। और अगर कोई सिटी लेवल का ड्रेनेज मास्टर प्लान प्योर ऑटोकैड में बना रहा है, तो वो चम्मच से पहाड़ खोदने की कोशिश कर रहा है। जो टूल जिस काम के लिए बना है, उसे वहीं यूज करना चाहिए। तो आज के इस डीप डाइव को अगर हम समराइज करें, ऑटोकैड हमारा अल्टीमेट जनरलिस्ट टूल है। ये वेक्टर्स और स्टैटिक ज्योमेट्री पर काम करता है, जो इसे हर तरह की डिजाइन इंडस्ट्री के लिए एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बनाता है। सही है। वहीं दूसरी तरफ सिविल 3D एक हैवी लिफ्टिंग स्पेशलिस्ट है। ये ऑटोकैड के इंजन पर ही काम करता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट, डेटा ड्रिवन और ऑटो अपडेटिंग लेयर के साथ, जो कि स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और टोपोग्राफी के मैसिव डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। दोनों का अपना अपना स्पेस है। और जो चीज इन्हें सही मायनों में पावरफुल बनाती है वो ये है कि यूजर को पता हो कि डेटा कैसे बिहेव करता है। बिल्कुल। अगर डिजाइनर्स डेटा और ज्योमेट्री के बीच का लिंक समझते हैं, तो वो इन टूल्स की लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। इस एनालिसिस ने डेफिनेटली कई सारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन गाइड और आज की हमारी इस चर्चा से एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट निकल कर आता है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। वो क्या है? आज देखा जा सकता है कि दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स का स्केल एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटीज डिजाइन हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए डायनामिक ड्रेनेज सिस्टम्स बन रहे हैं, जहां सेंसर से रियल टाइम डेटा आता है। हर चीज इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। बिल्कुल, बहुत तेजी से हो रही है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस इंटेलिजेंट डेटा पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएगी, तो क्या फ्यूचर में उस पुरानी स्टैटिक ड्राफ्टिंग की कोई भी जगह बचेगी? ये तो एक बहुत ही डीप पैराडाइम शिफ्ट की तरफ इशारा है ना? क्या आने वाले वक्त में डिजिटल स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन खींचना ऑब्सोलीट हो जाएगा? हो सकता है। क्या फ्यूचर में हर एक डिजिटल कैनवस को, चाहे वो एक छोटे से घर का डिजाइन हो या किसी मशीन का कोई पार्ट, मैंडेटरी रूप से एक स्मार्ट और ऑटो अपडेटिंग मॉडल ही बनना पड़ेगा? या फिर क्विक और सिंपल कम्युनिकेशंस के लिए बेसिक 2D ड्राफ्टिंग हमेशा जिंदा रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो ये तय करेगा कि अगले 10 सालों में डिजाइन सॉफ्टवेयर्स का इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और शायद इंडस्ट्री इसी डेटा ड्रिवन फ्यूचर की तरफ बढ़ भी रही है। बिल्कुल। इस सवाल पे गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं कंक्लूड करते हैं। हमेशा की तरह अपने वर्क फ्लो को एनालाइज करते रहिए और हमेशा याद रखिए, it's not just about drawing lines, it's about building data.